हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पीछे लेक्चर में भी बताया कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तकरीबन हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है ज़्यादातर। और ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं इसकी ज़रूरत आपको अपने मेडिकल स्टोर में या हॉस्पिटल में या घर पे या हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं? तो वो दवाएं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं, दी जाती हैं, उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हो गया उनको, तो ब्लड प्रेशर नहीं, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है। अब ये कि ब्लड प्रेशर क्या होता है या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसको कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने आपको एचएपी के अंदर पढ़ा दिया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो हमारी क्या है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिसके अंदर ब्लड बहता है, जिसके अंदर ब्लड क्या है, बह रहा है, तो इसके ऊपर जो क्या है प्रेशर पड़ रहा है, ये जो वॉल्स हैं हमारी ब्लड वेसल्स की, इसके ऊपर जो ये क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर देते हैं उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल कितना होता है? तो एक एडल्ट का, ये किसका है, एक जो नॉर्मल एडल्ट आदमी है, यानी कि मान लीजिए 20 से ऊपर का है, 30-40 तक, इसके अंदर में जो है, ठीक है ना, तो जो नॉर्मली एक आदमी का ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, 120/80। अब ये 120 क्या है, सिस्टोलिक है, और ये 80 क्या है, डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है चेपी के अंदर, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अब इसमें ये ना थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको और बता दूं। ठीक है। तो ये कि जैसे कि नॉर्मल मैंने आपको ये बताया, लेकिन अब इसके ना हाई ब्लड प्रेशर के कुछ स्टेजेज हैं। क्या है? कुछ स्टेजेज हैं जो कि आपको मतलब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर उनको अच्छे से। तो क्या कहते हैं, ये जो 120 है, ये अगर इससे आगे 120 से 139 के बीच में आपका सिस्टोलिक होता है, 120 से 139 के बीच में अगर रहता है तो उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? प्री हाइपरटेंशन। और ये जो आपका ये 80 है, और ये 80 से कितना हो जाता है, 89, कितना है, 89 के बीच में जाता है। ठीक है ना, 80 से 89 के बीच में ये रहे, और क्या कहते हैं 120 से 139 के बीच में क्या कहते हैं आपका सिस्टोलिक रहता है, तो उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। ठीक है ना, यानी आदमी अब हाइपरटेंशन में जा रहा है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेज 1। क्या आता है? स्टेज 1 आ जाता है, यानी इससे आगे बढ़ते हैं जब हम, तो वो कितना है, आपने पीछे पढ़ा कितना, 139, तो उससे आगे 140 से लेके, और ये हो जाता है आपका 159, कितना, 159। अब इसके बीच में आपका सिस्टोलिक रहता है, और डायस्टोलिक जो है वो कितना हो, 90 से लेके 99 के बीच में, कितना, 90 से लेके 99 के बीच में रहता है। अब देखिए इसमें 20 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, तकरीबन 10 का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसके बीच में किसी का ब्लड प्रेशर है, यानी सिस्टोलिक इतना है इसके बीच में और डायस्टोलिक इसके बीच में है, तो उसको बोलते हैं स्टेज 1, यानी हाइपरटेंशन के स्टेज 1 के अंदर आ चुका है वो आदमी। दूसरा आपका आता है, क्या कहते हैं, ये तीसरा हो जाएगा, बल्कि पहला तो ये हो जाएगा नॉर्मल, फिर उसके बाद दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है, और चौथा ये है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या क्या कहते हैं 160 से लेके 180 से लेके 180 के बीच में अगर सिस्टोलिक है, और क्या कहते हैं, और 100 से लेके 110 के बीच में डायस्टोलिक है, तो ये होता है आपका स्टेज 2। ठीक है ना, हाइपरटेंशन का स्टेज 2 है। और उसके बाद आता है आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या आता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है ना, क्या आता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो वो कहाँ से आएगा आपका, अगर 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा, मोर देन, ठीक है ना, कितना है, मोर देन 180। अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, और 120 से
कितना 120 से ज़्यादा हो रहा है आपका क्या कहते हैं डायस्टोलिक, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है उस पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए बताया मैंने आपको कि कई बार बच्चों को ये मतलब हो सकता है ना, सर मान लीजिए 120 तो नॉर्मल है, अब कुछ ज़्यादा हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, और कुछ ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्री हाइपरटेंशन हो जाएगा, स्टेज 1 स्टेज 2 और फिर आ जाता है आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, अब उसकी जो नंबर है ना वो आपको याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब असल में इसमें जो आपको याद करना है वो है इसकी क्लासिफिकेशन, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको पढ़ने के लिए वो। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत ईजी है। सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक्स। क्या है, डायूरेटिक्स। अब ये डायूरेटिक्स एक खुद टॉपिक है और इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, डायूरेटिक आपका एक चैप्टर है पूरा, उसको अलग से पढ़ना है। तो इसके क्लासिफिकेशन में क्या आता है, डायूरेटिक। अब डायूरेटिक में 3 तरीके की होती है दवाएं। एक होता है थायाजाइड्स। क्या है, थायाजाइड्स, यानी ये DCT पे काम करता है असल में। अब ये इसके डिटेल में जाएंगे तो जो आपका नेफ्रॉन होता है उसमें एक जगह होती है DCT, एक होता है आपका PCT। ठीक है ना, और एक होता है आपका लूप ऑफ हेनली। ठीक है ना, तो ये 3 जगह होती है जहाँ से वो काम करते हैं ये दवाएं जाके। तो इसके भी उसमें नहीं जाना है, जब हम लोग डायूरेटिक पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे इसकी। तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक। और डायूरेटिक में क्या होता है आपका थायाजाइड। क्या है, थायाजाइड्स, उसके एग्जाम्पल है क्लोरथायाजाइड्स, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स, क्लोरथालिडोन। ठीक है ना, तो ये वाली एग्जाम्पल जो है आप इसको याद कर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। दूसरा आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इसमें क्या है आपका स्पाइरोनोलेक्टोन, ये काफी ज्यादा मतलब क्या है यूज होने वाली दवा है स्पाइरोनोलेक्टोन, ये आपके PCT पे काम करता है। तीसरा है आपका लूप डायूरेटिक्स, लूप ऑफ हेनली पे काम करता है। ठीक है ना, और भी इसके अंदर डायूरेटिक में और भी चीजें आती हैं। ठीक है ना, वो सारा यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है आपका फ्यूरसिमाइड और आता है ब्यूमेटानाइड। ठीक है ना, ब्यूमेटानाइड। तो ये आपका क्या हो गया, डायूरेटिक्स हो गए। अब ये इतना बस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डायूरेटिक होता क्या है। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो क्या कहते हैं यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। यानी आदमी को जब ये दवा कोई खाएगा, चाहे मान लीजिए क्लोरथायाजाइड खा रहा है, स्पाइरोनोलेक्टोन खा रहा है या फ्यूरसिमाइड खा रहा है, कोई सी भी दवा जब खाएगा तो वो बार बार टॉयलेट में जाएगा, क्या करने के लिए, पेशाब करने के लिए, टॉयलेट यानी कि यूरिन करने के लिए, यूरिनेशन के लिए जाएगा, मूत्र करने के लिए बार बार जाएगा। तो उससे होगा क्या, जब बार बार पेशाब करता है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किडनी क्या करती है, ब्लड के अंदर से वाटर को निकाल के बाहर कर देती है जब ये दवा कोई खाता है। ठीक है ना, डायूरेटिक। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, आदमी के ब्लड के वॉल्यूम को कम करती हैं। कैसे कम करती हैं, यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं, एक्सेस अमाउंट में यूरिन करता है आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड प्रेशर आदमी का कम हो जाता है। क्या होगा, जब आदमी का ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी जो दवा है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और दूसरी और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको मैं थोड़ा थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपका एक ओवरव्यू मिल जाए। फिर उसके बाद जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्या है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके 2 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, कैप्टोपिरिल और रेमिपिरिल। ये 2 एग्जाम्पल तो आपके सिलेबस में दे रखा है। एक और याद कर लीजिए, लिसिनोप्रिल। क्या है, लिसिनोप्रिल। ठीक है ना, और ये जो पिरिल आ रहा है तो ये जहां पे भी आए तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सी दवाएं हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ठीक है ना, ये जो पिरिल आ जाए तो समझ लेना। ठीक है ना, और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसके एग्जाम्पल क्या है, लोसार्टन और वल्सार्टन। लोसार्टन और वालसार्टन या वल्सार्टन, जो भी पढ़िए आप। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है, ये दोनों एक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। क्या है, ये जो दोनों टाइप की दवाएं हैं एक सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और ये जो टॉपिक है ये आपको HAP में आएगा, जब आप किडनी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आपको मैं थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, बहुत शॉर्ट में बता दूं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है, किसी भी इंसान का जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है ना,
ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, तो हमारी जो किडनी है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो जो रेनिन है ना, वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर आ जाता है और हमारे ब्लड के अंदर पहले से ही एंजियोटेंसिनोजेन, क्या है, एंजियोटेंसिन है ना, ये एंजियोटेंसिन, तो इसी को आप पढ़िए एंजियोटेंसिनोजेन। क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन, ये हो जाएगा आपका। तो ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। कौन बनाता है इसको? लीवर बनाता है। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। एंजियोटेंसिनोजन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर उसको बनाता है, ठीक है। तो ये जो रेनिन आपने देखा किडनी से रिलीज हुआ, वो जब ब्लड के अंदर आता है और इसको पाता है एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, जो अभी काम करने के लायक नहीं है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मतलब होने का मतलब ये होता है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकता है, फालतू में पड़ा हुआ है। तो वो जब आता है तो उसको क्या करता है? जगा देता है। एक्टिवेट करने का मतलब जगा देता है। कौन? जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है? झिझोड़ देता है, जगा देता है। जब इसको जगाता है, उसको एक्टिवेट करता है, तो ये मतलब किसी हद तक क्या एक्टिवेटेड हो जाता है काम करने के लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है कि जो ये अपना काम कर सके। अभी इसमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें और कुछ और ज़्यादा भी बदलाव की ज़रूरत होती है, कुछ और इसमें मतलब क्या है, मतलब इसको और अच्छा करना है। जब क्या कहते हैं, जब रेनिन इसके साथ में आके मिलता है एंजियोटेंसिनोजन के साथ में, तो क्या बनता है? एंजियोटेंसिन बन जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या बनता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट अभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है? अगला स्टेप आता है, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है ना। ये हमारी मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम इसके साथ में आके मिलता है और इसको एक्टिवेट करता है और ज़्यादा इसको मॉडिफाई करता है, इसको और अच्छे से काम करने के लायक बनाता है। कौन? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी इनहिबिटर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है? एंजियोटेंसिन जो है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ना, तो क्या बन जाता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाता है, जब ये एंजाइम इसके साथ में आके काम करता है, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो बन चुका है रेनिन की वजह से, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है और ज़्यादा, और ये बन जाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये अब पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। क्या करेगा? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है दो तरीके से। एक तो ये करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को हमारे क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सुकड़ा देगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरा ये क्या करता है? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, और जब वो रिलीज होता है तो फिर एक पूरा मैकेनिज्म है, और उसके बाद फिर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक तरीके से बढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं ना। वो अब पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो एल्डोस्टेरोन है वो भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये दो तरीके से क्या करता है हमारा, ये जो मतलब रेनिन रिलीज हुआ, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, एंजियोटेंसिन सेकेंड बने, तो ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अब देखिएगा ये जो दो दवाएं हैं कैसे काम करती हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन को क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोक देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करता है? एंजियोटेंसिन सेकेंड होने से रोक देता है। जब इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा, तो फिर क्या है? एंजियोटेंसिन आगे अपना काम नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर भी क्या इंक्रीज नहीं होता है। ये जो दूसरी दवा है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बन चुका है, मान लीजिए अगर हम मतलब हमने दवा नहीं दी और एंजाइम आया, उसने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड बना दिया, तो अब इस कंडीशन में क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे कि जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड ही ना कर पाए। जब उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, फिर इसका एक्शन शो नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, यानी कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा। और जब ये दोनों रिलीज नहीं, तब और जब ये रिलीज नहीं होगा या वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे? तो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट होने से रोकता है, और दूसरा इसको काम करने से रोकता है। समझ रहे हैं? एंजियोटेंसिन सेकेंड बन चुका है, फिर भी ये क्या करेगा? इसके रिसेप्टर पे जाके पहले ही बाइंड कर लेगा।
अब इसके लिए जगह ही नहीं मिलेगी, इसकी जगह को जाके पहले ही ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी जगह को घेर लेता है, कब्जा कर लेता है, और ये जाता है अपने रिसेप्टर पर बाइंड करने के लिए, जगह नहीं मिलती है तो फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। ये होप कि आपको ये जो मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई, हालांकि यहाँ बताना नहीं था, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ ही में नहीं आती अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता। समझ रहे हैं ना, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो आप जब HAP में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको और अच्छे से सारी चीज़ें मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए मुझे समझ में आ गया है, ये एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, उसके बाद ही आगे वीडियो देखिएगा। मैं 1 मिनट के लिए मैं आपको 2 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूं, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये आप पढ़ चुके हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, भी अल्फा ब्लोकर क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर क्या होते हैं, अल्फा और बीटा ब्लोकर, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझ रहे हैं एड्रेनर्जिक वाले में। तो इसके एग्जांपल क्या है, प्राजोसिन है, और क्या है डोक्साजोसिन है, और क्या है बीटा ब्लोकर में आपका आ जाता है एटिनोलोल और प्रोप्रानोलोल। और इसके मैंने आपको अलग अलग से भी बताया था कि ये अल्फा 1 ब्लोकर है, ये बीटा 1 ब्लोकर है, ये बीटा 2 ब्लोकर है, सारी डिटेल पढ़ चुके हैं आप। ये अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लोकर में लेबेटालोल और कार्बिडिलोल आ जाता है, ठीक है ना। और क्या है, इसमें एक क्लासिफिकेशन है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, ये क्या करते हैं हमारे सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है ना, सीधे उस पर काम करके ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। तो उसमें आ जाता है आपका मेथाइल डोपेट, क्या है मेथाइल डोपेट और क्लोनिडीन, मेथाइल डोपेट और क्लोनिडीन, ये 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है ना, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। उसके बाद आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके बारे में आप 2 बार पढ़ चुके हैं पीछे। एंटी हाइपर आपने इसको एंटी एंजाइनल में भी पढ़ रहा है, आपने इसको एंटी एंजाइनल ड्रग में भी पढ़ा है और एंटी एरेथमिक ड्रग में भी पढ़ा है। तो इसके एग्जांपल में आ जाता है आपका क्या कहते हैं वेरापामिल, अम्लोडिपिन और क्या नेफिडिपिन, ये एग्जाम्पल दे रखा है जिसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कई सारी आती हैं, जैसे कि नियोडिपिन आता है, निकार्डिपिन आता है, फेलोडिपिन आता है, तो कई सारे डिपिन करके आते हैं। तो यहाँ से ना ये जो डिपिन है ये याद समझ लीजिए कि अगर डिपिन करके आ रहा है तो वो कौन सी है, हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। और इसका मैंने बताया कि ये क्या आता है, जैसे प्रिल करके आ रहा है तो वो कौन सा जाता है आपका कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, तो वो जाता है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। अब ये क्या है, अगला अगला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है वेसोडाइलेटर्स, क्या है वेसोडाइलेटर्स, इसका एक एग्जांपल है हाइड्रालाजीन, ठीक है ना, हाइड्रालाजीन। अब ये जो यहाँ पे जो आपको दवाएं दिख रही हैं ये आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स, यही एग्जांपल्स मैंने इन क्लासिफिकेशन में फिट करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक क्या आपका प्रोप्रानोलोल है, और क्या है कैप्टोप्रिल है, रेमिप्रिल है, मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड है, ऐसे क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है ना। ये दोनों के साथ में क्लोराइड लगा लीजिएगा, मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड और क्या है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और क्या है हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड है और नेफिडिपिन है। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। इतना जो आपने पढ़ा है ना इसी को अब हम आगे रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर में आपको जो पढ़ना था वो क्या था, प्रोपरानोलोल है, इसका केमिकल नेम यहाँ पे और इसका स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यहाँ पे जैसे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ने की चीज़ नहीं है, बच्चों को भी एग्जाम्पल से याद नहीं होते हैं, और उसमें आप क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़िए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़िए, तो यहाँ पे अभी ये टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए ये क्या करता है। ये बीटा ब्लॉकर है जो ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ठीक है ना। अगर मैकेनिज्म पूछे तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करता है हार्ट रेट को कम कर देता है, ठीक है ना। कैसे करता है वेसो डायलेशन कर देता है ये, और क्या करता है लोअर्स ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। क्या करता है ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, 2 काम करता है, हार्ट रेट को कम कर रहा है, वेसो डायलेशन कर रहा है, ये दोनों की वजह से फिर क्या करता है ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इसका एक काम और होता है, ये क्या करता है ब्रोंको डायलेशन कर देता है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, यानी अस्थमा वाले पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसका यूजेस क्या है, तो ये क्या होता है, इसको कब कब यूज करते हैं, तो इसको इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देंगे, ठीक है ना। एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, कार्डियक अरेथमिया में देते हैं, कार्डियक अरेथमिया पढ़ चुके हैं आप, ठीक है।
अरेथमिया जिसको बोलते हैं हम लोग। और क्या माइग्रेन में देते हैं, आधे सर का दर्द होता है ना उसमें देते हैं इसको। और क्या होता है, एंजाइटी, आदमी को टेंशन वगैरह है उसमें देते हैं। और पार्किंसंस डिसीज में देते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, यानी किसी को हाइपरटेंशन हुआ तो फौरन प्रोप्रानोलोल नहीं दिया जाएगा उसको, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है ये। स्टेबिलिटी, स्टोरेज, कंडीशन सब देखिएगा। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम एक आध याद कर लीजिए। तो इसका एक एग्जांपल याद कर लीजिए, इनोप्रेन। और भी हैं, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा क्या आपका सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, क्या है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। तो मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड और क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, दीज ड्रग्स वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पे काम करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। और अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड इन दिस वे प्रिवेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन, और इस तरीके से क्या करते हैं, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि ये सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन को रोकते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, सिकुड़ने से रोकते हैं। और अगर सिकुड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको रोकते हैं। अभी इसका पूरा तरीका कैसे करते हैं। और फिर क्या करते हैं, दूसरा काम इनका क्या है, हार्ट रेट को क्या करते हैं, ये लोअर करते हैं, रेड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को, ये हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको कब यूज करेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू दी प्रेगनेंसी। और क्या है, प्रेगनेंसी की वजह से भी कई बार क्या है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी की वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोला जाता है उसको। मेथाइल डोपेट हो गया, इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एल्डोरिल, ठीक है ना, एल्डोरिल हो गया। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, तो इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। कौन सा याद करेंगे, कैटाप्रेस याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसका याद कर लीजिए। इसके बाद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसके दो एग्जांपल्स हैं, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो ये क्या करते, ये क्या है, ये जो दवा है इनको कॉमनली क्या है, यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे, ठीक है ना। यानी हाइपरटेंशन किसी को हो रहा है तो शुरू में, मतलब जैसे कि मान लिया हाई ब्लड प्रेशर है, तो फौरन कौन सी दवा दे सकते हैं हम लोग, कैप्टोप्रिल या रेमिप्रिल में से कोई सा एक दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं, फौरन से ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। एंड लोअर SBP एंड DBP, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड फ्लो, रीनल एंड कोरोनरी। और ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, किडनी हो गया, या हमारे हार्ट के जो आर्टरीज हैं, वहाँ तक ब्लड का क्या फ्लो उधर बढ़ा देते हैं, और हमारी जो दूसरी आर्टरीज है उधर से कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे दूसरे ऑर्गन तक ये क्या है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से भी क्या है, ब्लड प्रेशर को ये कम करते हैं। और क्या, इट प्रिवेंट द एंजाइम, और क्या करते हैं, इट प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड या एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो क्या कहते हैं, आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन चुका है उसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसको कब यूज किया जाता है, तो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हमारा हार्ट क्या है, पूरी तरीके से क्या कहते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं ना। हार्ट क्या है, जितना अमाउंट में ब्लड को क्या पंप करना है, उतने अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, यानी हार्ट क्या है, कमजोर हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में इसको देते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, हार्ट के हमारे हार्ट तक ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है, तो उस कंडीशन में भी इसको दे देते हैं। और क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी देते हैं इसको। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो रहा है, तो ब्लड का पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में भी इसको देते हैं। और कब देते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि जब क्या कहते हैं, डायबिटीज ज़्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकते हैं या होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। अगला क्या आपका, कैप्टोप्रिल, क्या है, कैप्टो, ये कोप नहीं, ये कैप्टो है, क्या है, कैप्टोप्रिल। इसका केमिकल नेम है, याद करना हो तो कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका क्या, ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम एक याद कर लीजिए, कैपोटेन।
और इसका जो रैमीप्रिल है, इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम याद कर लीजिए, अल्टास। ठीक है। अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बारे में भी आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो सिलेबस में आपके दे रखा है निफिडिपिन। ठीक है ना, निफिडिपिन के बारे में पढ़ लीजिए। डिपिन करके आता है। इसका हाई ब्लड प्रेशर जब होता है किसी का, आप देखेंगे इमरजेंसी कंडीशन में कोई है तो फौरन एक आता है माउथ डिजोल्विंग। ठीक है ना, मुंह में रखेंगे तुरंत यहीं से क्या एब्जॉर्ब होता है और आदमी के क्या ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और क्या आदमी का ब्लड प्रेशर कम करते हैं। ठीक है। तो दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एज फर्स्ट लाइन ड्रग। कोई भी हाइपरटेंशन वाला मतलब पेशेंट आया, क्राइसिस आया, तो मतलब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर उसका है, ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो फौरन इसको दे देते हैं हम लोग। तो वो क्या करेगा, फौरन उसके ब्लड प्रेशर को कम करेगा। एक ऐसा नहीं कि तुरंत कर देगा, कुछ टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं कि रिमोट दबाया फौरन रिमोट, ऐसा नहीं कि रिमोट दबाया और फौरन काम हो गया, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना। दे कैन बी यूज सेफली इन पेशेंट हैविंग अस्थमा। और ऐसे पेशेंट को भी दे सकते हैं ये जिसको अस्थमा वगैरह है या हाइपरलिपिडेमिया है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। या डायबिटीज मेलाइटस है, या क्या कहते हैं रीनल डिसफंक्शन यानी किडनी वगैरह उसको खराब हो रही है, कुछ दिक्कत है, तो उन सारी कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसका एक्शन क्या, कैसे काम करता है, तो ये क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स यानी डायलेट कर देते हैं। और क्या करते हैं, स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो एसए नोड और क्या कहते हैं एवी नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हार्ट रेट को कम कर देते हैं और फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। इसका यूजेस क्या है, दे कैन बी यूज्ड इन पेशेंट हुम बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जिनको बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी दिक्कत की वजह से, तो उस पेशेंट को भी क्या है हम लोग ये दवा दे सकते हैं। ठीक है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी नेफिडिपिन, अम्लोडिपिन, वेरापामिल और भी कई सारी हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में भी इसको यूज कर लेते हैं, हाइपरटेंशन में करते हैं और अरेथमियाज में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसका टेबलेट होता है, कैप्सूल भी आते हैं। डेपिन याद कर लीजिए या नेफिडी1 याद कर लीजिए। उसके बाद आपका वेसोडाइलेटर, तो हाइड्रालाजीन, हाइड्रोक्लोराइड, तो दे मे बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। इसको इमरजेंसी कंडीशन में क्या है यूज किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ वन सेट ऑफ एक्शन। फौरन इसका एक्शन क्या होता है, शुरू होता है, फौरन क्या हो जाता है, इसका एक्शन शुरू होता है इसको देने के बाद। ठीक है ना। एंड दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है, इनको दिया जा सकता है। ये ब्लड वेसल्स को क्या है, रिलैक्स कर देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स को हमारे क्या है, डायलेट कर देते हैं। ठीक है। और फिर ब्लड वेसल जब डायलेट होंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल याद कर लीजिए, बिडिल। क्या है, बिडिल याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये जो आपका टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छा भी लगा होगा। तो आपको अगर हमारा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपका एग्ज़ाम भी क्या है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी टेंशन नहीं होगा। आराम से आप एग्ज़ाम टाइम पे मैच भी देख पाएंगे और भी जो भी इंटरटेनमेंट आप करते हैं वो सब कर पाएंगे। वो होता है ना, जब आदमी पढ़ता नहीं है तो बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, तो वो सब कुछ नहीं होगा। तो आप कंटिन्यूसली पढ़िए। और अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हाँ, अगर आपको क्या इन सारी चीज़ों की PDF चाहिए, पांचों सब्जेक्ट के PDF चाहिए, तो आपको सिर्फ उसके लिए 100 रुपीज़ पे करना है। मेरा नंबर है 9694480523। इस पर फ़ोन नहीं करना है, इस पर फ़ोन नहीं करना है। आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे पेमेंट करके किसी भी UPI से करके मुझे WhatsApp पे पेमेंट की रिसीट भेज दीजिए। तो आपको क्या है, वो सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको क्या कहते हैं, और आपको पैड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। और भी जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप उठा सकते हैं उससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।